हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। वेलकम टू रंगमत कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो आज हम लोग देखेंगे मराठी का थर्ड चैप्टर इंग्लिश मीडियम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए शाल। शाल का मतलब ये होता है हम लोग जो ठंडी में ओढ़ते हैं उसको शाल बोला जाता है। और वही हमारा जो शाल जो लिखा है ऑथर का नाम है और लेखक जो है राघव जाधव जिसको बोलेंगे। और एक नाम से 32/3/2016 1932 टू 2016 ये उनका बर्थ और डेथ का दिया हुआ था। बाकी येलो पार्ट में दिया हुआ है उनका जो इम्पोर्टेंट्स काम है, उन्होंने कितनी किताबें लिखी है, उनके लाइफ क्या थी, उनका अवार्ड्स दिए गए उसके बारे में दिया जाता है। उसके बाद में येलो में आप देखेंगे उसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। और उसको देखेंगे आप कि सेकेंड जो पैराग्राफ है उसमें हम लोग वो देख लेते हैं। और उसके अंदर ये दिया गया है जनरली कंक्लूजन ये जो शाल जो है एक ऑनर एक रिस्पेक्ट के लिए दी जाती है। बट जो ऑथर है जो लेखक है उनके इस लाइफ में क्या कौन से इंसिडेंट्स होते हैं उसमें उनको क्या पता चलता है और एक अच्छा मैसेज मिलता है उसके ऊपर दिया हुआ है। सो हम लोग डायरेक्टली पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काय एक निमित्ताने गेले होतो। पु ल जो देशपांडे बहुत फेमस लेखक थे, उनके पास में एक बार काम के लिए गया था, एक काम से गया था। माझा काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो। जैसे काम फिनिश होने के बाद में थोड़ा जल्दबाजी में था और जल्दी में था निकलने के लिए वहां से। तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? जैसे निकल रहे थे उन्होंने तो सुनीताबाई जो है उनकी वाइफ है, पु ल देशपांडे की पर्सन की उनकी वाइफ है। तो उन्होंने रुका के पूछा कि आपको शाल दिया तो चलेगा क्या, इस तरीके से। मी एका पायावर हो म्हटलो, मैंने बिना सोचे समझे मैंने हाव बोल दिया, मुझे चलेगा, इस तरीके से। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही। जो शाल जो है ये दोनों से मिल रही थी पु ल देशपांडे से, तो एक मेरे लिए बहुत गौरव की बात है इस तरीके से कि वो लोग मुझे दे रहे एज अ गिफ्ट बोल के। और वो जो गिफ्ट मैंने जो शाल था मैंने मेरे रूम के जो खोली है उसमें रखा था सूटकेस के अंदर, और उसको अभी मैंने इस्तेमाल किया, उसको संभाल के रखा, उसकी निशानी बोल के संभाल के रखा मैंने इस तरीके से। नेक्स्ट पैराग्राफ पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। वाईला एक जगह का नाम है और विश्वकोश ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें अध्यक्ष बन के जो जाता है वहां पे। तिथे नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। वहीं पे नदी के पास में स्कूल था और स्कूल के रूम में स्कूल पे उन्हें उसको रुकाया था, उन्हें वहां रह रहा था। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। खोली के इसमें दक्षिण किसको बोलेंगे, एक साउथ वेस्ट जिसको बोलेंगे, उसी टाइम पे वहां पे क्या था, सामने कृष्णा नदी की हवाएं और वहां पे कृष्णा नदी की हवाएं वगैरह थी और वो नदी जाती थी इस तरीके से। नेक्स्ट, थंडीचा दिवस एक बाई खिडकीरातील घाटांच्या छोट्या तटावर तिथे छोटे मुलं एका टोपली ठेवून मासे पकड़ाच्या उद्योगात होती। वहां पे क्या दिखता है उन्हें कि वहां पे नदी की खिड़की में बैठा था, नदी के इसमें जो नीचे घर के नीचे उसके जो खोली थी उसके नीचे एक मच्छी फिशेस मच्छी पकड़ने वाली लेडी होती है। और उन्हें क्या करती है, उसके जो बच्चे होते हैं उसको एक छोटी टोकरी में बिठा के उन्हें वो नदी पे जाती है और वहां पे फिशिंग करती है इस तरीके से। और उस टाइम जो था पूरा ठंडी के दिन थे। तिचे बाळ कड़ाक्याने थंडीने कुड़कुड़त रडत होते और ठंडी की वजह से उसका जो बच्चा था वो रो रहा था और शेरिंग कर रहा था, थरथर कर रहा था इस तरीके से। पण आई तिकडे बघत नव्हती, उसकी माँ जो उसको देख नहीं रही थी। मला मात्र राहावे नाही, मी सुटकेस मधील पुलकिल शाल काढली, उसको रहने गया। उसने क्या किया, सूटकेस में जाके वही शाल निकालता है। अब पुलकित का मतलब होता है पुल देशपांडे और सावित्री, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बोला पुलकित।
वो जो शाल दी गई थी उसने संभाल के रखा था, इस्तेमाल नहीं किया था, वही निकालता है उसने और 550 रुपयाचा नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। उसके बाद मैंने क्या है 550 रुपए निकालता है, शाल लेता है और वो लेडी को बुलाता है, इशारा करता है कि आप इधर आओ, बल्कि इस तरीके से खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले। उसमें शॉल्स और पैसे कुछ उसको दे देता है लेडी को और बोलता है त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। क्या बोलता है कि पहले बच्चे को इस शाल में, गुंडाळ का मतलब होता है लपेटना, पहले शाल में बच्चे को लपेटो, उसके बाद में आप फिशिंग के लिए जाओ, इस तरीके से। या घटनेचे ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। और जो इंसिडेंट हुआ था, जो शाल का जो इम्पोर्टेंस था एज उसको दी गई थी, उसने जो उसका इस्तेमाल किया, उसको दिया तो उसको एक बहुत अच्छा लगा, फील हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस तरीके उसके लाइफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ कविवर्य नारायण सर्व खूप सभा सम्मेलन गाजवत। कवि जो नारायण थे बहुत फेमस थे, कवि थे, इन्होंने बहुत सारे सभा लेते थे और उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे इस तरीके से। पुढे साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले। अब जो नारायण है जो आगे चल के साहित्य सम्मेलन बोलते, एक वो होता है ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फिर एक बोलो, एक सम्मेलन होता है पूरा, उसमें अध्यक्ष भी रहे उन्होंने बने बाद में। परिणाम त्याच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भर तीच असे। अहोरात्र मतलब दिन रात प्रोग्राम, जनरली जो बंदा है उसको कंटिन्यू प्रोग्राम होते रहते थे उसके नारायण के, और उसको कंटिन्यू रात दिन प्रोग्राम चलते ही रहते थे इस तरीके से, गर्दी होती है। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ यांना मिळत राही। और जो नारायण होते हैं उनको क्या होता है, हर प्रोग्राम में क्या होता है, उनको एज अ गेस्ट बोल के शॉल दी जाती थी। आप देखते बहुत सारे प्रोग्राम में इसमें एज अ वेलकम के लिए फूल पिनाते हैं, कई जगह आप आए हमारे प्रोग्राम में तो बहुत सी शाल देते हैं, तो उनके पास बहुत जमा होते रहती है। और श्रीफल का मतलब होता है नारियल देना, शाल और नारियल देते इस तरीके से गेस्ट को, तो उनको बहुत जमा होती थी उनके पास में और बहुत सारे आते जाते रहते थे। एकदा मला म्हणाले, एक बार बोलते, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। अब इतने प्रोग्राम्स में जितने भी शाली आ रहे हैं तो मैं उससे क्या हो रहा हूँ, एक अच्छा इंसान और बहुत एक काइंडनेस जिसको बोलेंगे तो एक बहुत बड़ा इंसान जो होता है तो वो बनते जा रहा हूँ मैं इस तरीके से। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्या नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। शाल व शालीनता याचा संबंध काय है? अब उन्होंने जैसा बोला तो मुझे ही नहीं बल्कि वहां पे जो दूसरे भी थे उनको भी समझ में नहीं आया कंसेप्ट क्या है। फिर उन्हें पूछते कि शाल में और शालीनता में दोनों में संबंध क्या है? क्योंकि शालीनता जो होती है, जो एक अच्छे इंसान होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में अच्छे होती है, क्वालिटीज होती है उसके अंदर अच्छे से, काइंडनेस की भी और सब चीजों की, तो वो होता है। एक एग्जाम्पल लेते इसके समझने के लिए कि जैसे अगर किसी को ज्यादा अटेंशन मिल जाए या कोई पर्सन बहुत अटेंशन मिल रहा है, दे रहे, तो उसको इसमें क्या थोड़ा ईगो हो जाता है। तो ईगो क्या होता है, उसको एक ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाता है और एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है उसका इस तरीके से। और शालीनता जो पर्सन होता है कि उसमें कोई भी चेंज होता है, सिंप्लिसिटी होता है, कितना भी अगर वो अंदर से एकदम अच्छा होता है, उसको सिर्फ एज अ गिफ्ट और ये चीजों की जरूरत होती ही नहीं है, वो अच्छा है, वो इसके लिए अच्छा ही रहने वाला है सोसाइटीज के लिए, इस तरीके से है। तो ये शालीनता कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे वही है, अब उनने बोला है शाल और शालीनता में डिफरेंस क्या है, इस तरीके से संबंध क्या है, दोनों में कंसेप्ट क्या है। खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विनाच शोभते। उन्होंने बोल रहे कि अगर जो रियल में जो अच्छा इंसान होता है तो विदाउट शाल का, विदाउट वेलकम का, बिना उसको इतना पूछे करे वो अच्छा ही होता है इस तरीके से। सर्व मुळात शालीनच्या वर्षावाखाली त्याची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही। मतलब ये हो रहा है कि उसका जो अच्छा इंसान है वो अच्छा रहने वाला है, तो उसके अंदर कभी ईगो नहीं आएगा, कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और कभी उसने कुछ अटेंशन मिलने से अपने आप को चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा इस तरीके से। तो इसी वजह जो नारायण जो रहते हैं तो उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, एकदम अच्छे से जाते हैं और दिन रात कंटिन्यू चलते हैं, क्योंकि वो एकदम अच्छे पर्सन होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पैराग्राफ, मी कविया म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेल
पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं जस्ट कवि को बोल रहा हूँ ना कि अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करूंगा, मैं एकदम कर्ज में चले जाऊंगा, मैं पूरा पैसा लूंगा, कर्ज से भी पैसा लूंगा, और जितने भी लोग होते वो होते मैं सबको क्या करूंगा, शाल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उससे अगर शालीनता बननी है तो इस तरीके से। तो उस पर क्या होता है, यावर तो शालीन कवि मानुस मनापासून हंसला। उसके बाद में क्या होता है, जो पर्सन है जिसको बोल रहे हैं रवि नारायण जो होते हैं वो दिल से थोड़ा टॉन जैसा होता है तो वो हंसते इस तरीके से। शाली मुड़े शालीनता ये की जाते। अब उसको सवाल पूछते, अब जो आपको शाल दिए जाते हैं, जो आपको गिफ्ट दिए जाते हैं रिस्पेक्ट के लिए, तो उसमें जो आपको जो शालीनता जो होती आती है या जाती है इस तरीके से। यह प्रश्न माझे उत्तर जाते अच्छे छाए, उन्होंने बोलते हैं उसका आंसर हमेशा जाता है, क्योंकि एक अटेंशन मिलने से, ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने से इंसान क्या होता है, थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज हो जाता है उसका, और ईगो होता है तो ओव्हर कॉन्फिडन्स हो जाता है इस तरीके से। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याच्या धोक्यात मोठा आहे। अगर सम्मान अगर हमें मिलता है, रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है, तो हम अपना जो खुद का जो होता है हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है और ईगो हो सकता है, इस तरीके से बोला उन्होंने। मी 2000 साली मराठी साहित्य सम्मेलनाच्या बिनविरोध अध्यक्ष झालो। 2004 में क्या होता है, बिना किसी के ऑब्जेक्शन के, बिना अपोज के मेजोरिटी के साथ में अध्यक्ष बनाए जाते हैं सम्मेलन के, साहित्य सम्मेलन के। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीचा वर्षाव झाला, और 1-2 साल में उनको बहुत से प्रोग्राम में इन्वाइट होते हैं तो उनको बहुत सारे शाल गिफ्ट दिए जाती, तो बहुत सारे शाल जमा हो जाती उनके पास में। एवढं शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोल्यात त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते, और इतने शाल जमा हो गए, 8x6 का जो रूम होता है उनका, वहां पे रखना पॉसिबल नहीं हो रहा था, उनको शक्य नहीं होते। मग मी सगळ्या शालीचे गोठडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्व अधिकार दिले। उसके बाद में क्या करते हैं, वो पूरे जो शॉल होते हैं वो एक जगह रख के उसको बांधते अच्छे से। उसके बाद में पूरे शाल लेके जाके अपने फ्रेंड को देते हैं, उसके साथ में उसको बोलते भी है, उसको राइट्स भी देते कि तुम ये शाल को इस्तेमाल भी कर सकते हो और जैसे तुम्हें उसको यूज कर सकते हो इस तरीके से। बिचारे अतिप्रमाणिक त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने तो संभाळले, और उसका जो फ्रेंड होता है ऑनेस्टली वो भी क्या करता है, उठा के रखता है, अच्छे से संभालता है, उसको केयर करता भी है, जो शॉल्स वगैरह होते हैं उसका। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। अदम से क्या करते हैं, उन्होंने जितने भी शॉल्स उनको दिए जाते हैं तो उन्होंने क्या करते हैं, वो पूरे बांट देते हैं जो भी गरीब लोग होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पेज। याच सुमारास मी शनिवारी पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। अब रोज शाम के वक्त में क्या होता है, शनिचर के दिन शनिवार पेटातील वहां पे एक मंदिर होता है ओंकेश्वर, वो पुल के पास में शाम के वक्त उन्होंने जाते रहते थे। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे, वहां पे जो जगह होती थी वहां पे उनको बैठना पसंद होता था, एक तरफ एक साइड्स में कट्टे के ऊपर। एक दिवस काय घडले, एक बार क्या होता है कि कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुरकुरत बसल्याचे मी पाहिले। एक बार होता है क्या, उन्होंने देखते कड़क ठंडी का मौसम होता है तो वहाँ पे एक भिखारी होता है, एक अच्छे एज का भिखारी होता है, उन्हें क्या करता है, और सर्दी के मौसम में कपड़े भी सही नहीं होते, वो सर्दी की वजह से उन्हें थर शेडिंग करते रहता है इस तरीके से, वणी डाला होता है। दुसऱ्या दिवशी मैं 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो। दूसरे दिन क्या करते हैं, उन्होंने 2 शाल लेते हैं और वो कट्टे के ऊपर जाते हैं। तो मतारा होता, वो भिखारी रहता है वहां पे, भिखारी देने के लिए जाते हैं लोग असल में। त्याला दोन्ही शाली दिल्या, त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केले। उसके बाद में लोग क्या करे, 2 शॉल उसको दिए, तो उसने क्या किया जो भिखारी, तो हमने उनको ऐसा थैंक यू बोल के बोला, नमस्कार किया उनको। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नहीं, और किसी कारण किसी वजह से 4-5 दिन उनका उधर रौन हुई नहीं, कुछ काम की वजह से वो मंदिर के पास में वहां पे चक्कर हुई नहीं उनकी इस तरीके से। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। उसके बाद में मैं उसी टाइम पे फिर मैं आते जाते रहा वहां पे। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली।
तो एकदम क्या होता है, वो अच्छा एज का जो भिखारी होता है, ओल्ड एज का, तो उसको एकदम याद आता है भिखारी के बारे में कि मैंने इसको शॉल दिया था इस तरीके से। तो वो क्या है, तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, तो जहाँ बैठता है भिखारी वो जगह पे नहीं था। इन्हों देख रहे थे कि उसको याद आने में क्या कैसा है, क्या चल रहा है देखने के लिए लग गए थे, तो वो रोज की जगह पे नहीं था। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो वो पुलावरून चालू लागलो। तो उन्होंने क्या करते कि पुल जो होता है सामने, वो बोलता है ठीक है हम जाके आते आगे देखते हैं कहीं और आगे बैठा हूँ, तो वो पुल के ऊपर जाते और चक्कर मार के आते इस तरीके से उठते चलने के लिए। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिकारी म्हातारा दिसला। तो पुल के बीचों बीच में क्या होता है, पुल के सेंटर में नजदीक में पुल के ऊपर वो भिकारी दिखता बैठे हुआ भीक मांगते हुए। मी लगबगीचे त्याच्याकडे गेलो, पाहतो तो काय, ती चुरगुटे अंगाखाली व अंगावर तेज कुड़कुड़ने, तेज दीनवाने जीने। तो जैसे उन्होंने जाते हो देखते भिखारी को, तो क्या देखते हैं कि वैसी भिखारी जैसा पहले था, वैसे फटे हुए कपड़े थे और वैसे कुछ कपड़े थे वो थे, और वो थर थर कर रहा था बेचारे इस तरीके से, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने उसको शॉल दी थी, तो वो थोड़ा शौक लगा है क्योंकि मैंने उसको शॉल दिया था ओढ़ने के लिए सर्दी के मौसम में इस तरीके से। मी म्हटले बाबा तुम्ही मला ओळखले, इन्हें उसको बोला, भिखारी को पूछा है क्वेश्चन कि तुमने मुझे पहचाना इस तरीके से। त्याने नकार थी मान हलवली, उन्होंने मतलब नहीं पहचानता बोल के मुंडी हलाया, नहीं बोल के। मग मीच म्हटले, तो मैं नहीं बोला उसको, ऐसा बोल रहे हैं। और बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होता, आठवते? तो बोलते उसमें 5-6 दिन पहले आपको 2 शॉल दिया था, अब आपको याद आ रहा है इस तरीके से। यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला, तो म्हातारा भी याद आता है। उसके बाद में फिर उन्हें क्या करता है, वापस हाथ जोड़ के बोलता है, हे भल्या माणसा, अब तू लई मोठा, माणसानी शाली दिल्या पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोल रहा है भिखारी, थोड़ा दिल को छूने वाली बात बोल रहा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत बड़े इंसान हो, बड़े दिल के इंसान हो तुमने मुझे शाल दिए, पर मैं भिखारी हूँ, तो मुझे वो शाल कैसे सूट करेंगे, कैसे मुझ पे अच्छे लगेंगे इस तरीके से। त्या मोठेपेक्षा शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। उसके बाद में भिखारी बोल रहा है कि वो जो शोभा जो सूट होती है उससे बढ़कर जो पेट में जो भूख की जो आग होती है वो इम्पोर्टेंट है इस तरीके से। मी शाली ऐकल्या वो 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। उसने बाद में क्या बोलता भिखारी के भूख मेरे को लगती है तो मैंने क्या करा, शाल बेच दिया, उससे 2-3 दिन मैं पेट भर के खाना खाया, इस तरीके से बोला उसने उसको। आमच्या असं बिकट जीनं तुझा लई उपकार हाथई बाबा। उसके बाद उसको बोला भिखारी ने, और ये हमारा जीना रहता है और इससे तुमने मुझे दिया, ये आपका बहुत एहसान हुआ, इस तरीके से बोला उसने। अब यहाँ पे जो लाइन हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्या बोला हमने, शालीची शोभा आणि ऊब वो पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। देखो शालीन की शोभा जो होती है उससे इम्पोर्टेंट है पोट की आग। पोट की आग मतलब खाना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस तरीके से वो जरूरी है। भूखल्यास अन्न द्यावे, जो भूखा है उसको आप खाना दो। तहान लेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभंग्यात समानाचे शाली तरी द्यावा। उसके बाद में अगर जो पैसा है उसको पानी देने को ना, अगर वो भी नहीं जम रहा है तो उसको कुछ ना कुछ होते हुए आप शाल ही दे दो, इस तरीके से उन्होंने बोला है पूरा। तो यही हमने देखा शाल का जो कंसेप्ट था, जो चैप्टर था हमारा इसी के ऊपर था। जो इंसिडेंट्स थे जो थे कि जो हमें शाल जो दी जाती है रिस्पेक्ट के लिए, तो वो जनरली जो पर्सन होता है वो देखा था हमने कि शालीनते का जो कंसेप्ट बताया उसने कि वो शाल देने से सहमी नहीं होता है, जो अंदर ही जो अच्छा होता है वो कंटिन्यूसली अच्छा ही रहता है इस तरीके से। तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स की भी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमने भी इसके जो क्वेश्चन आंसर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।